गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स मॉडल सेट फर्स्ट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है साबित होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रा स्किप ना करें। और इसको मतलब मैथ्स का और भी सेट जो है जैसे सेट 3 सेट 4 ये सारे क्वेश्चंस सेट 5 तक हमने बना के ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें, क्योंकि आपका जो मॉडल सेट से है, यहाँ से मैं बता दूँ मॉडल सेट इसीलिए भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि 95 प्लस क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस का मार्क्स आप क्या कर सकते हो, आराम से स्कोर कर पाएंगे मार्क्स। ठीक है, अगर आप मॉडल सेट से तैयारी करके जाते हो, इसीलिए आपके लिए रामबाण जो है साबित हो चुकी है मॉडल सेट, तो आपको मॉडल सेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये सेट है 1 है। सो बोला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से हमें परिमेय संख्या को बताना है। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 और 3 के नीचे में कुछ नहीं हो तो 1 लगा सकते हैं, तो ये p/q के रूप में है जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हमें मिला परिमेय संख्या। अगर आगे की बात करूँ जैसे यहाँ पर 10 और √3 है, तो ये 10 √3 जो है ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, और पाई तो है ही नहीं है परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे, जैसे 3 मान के चले यहाँ पर 3/5 है गुना यहाँ पर मान के चले 2/2 है, तो अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या ही है, p/q के रूप में है और q का मान 0 नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी 2 नंबर 2 मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है 0 किस प्रकार का संख्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ 0 अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहता पूर्ण संख्या तो हमें क्या करना पड़ता, पूर्ण संख्या को टिक मारना पड़ता, बट यहाँ पर पूर्ण संख्या है नहीं तो हम 0 को क्या बोलेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या इसको तो नहीं कह सकते। अपरिमेय संख्या जैसे पाई हो गया, अंडर रूट वाला जो √2 हो गया, √3, इन सारे नंबर को कहते हैं। और विषम संख्या 1 3 5 जो 2 का टेबल में नहीं आता उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या, जिसका केवल 2 ही गो फैक्टर होता है, कि जिसका केवल 2 गो फैक्टर होता है। जैसे कि मानते हैं 2 से शुरू होता है, 3 5 7 यहाँ तक 11, ये सारे के सारे नंबर अभाज्य संख्या है, बट 0 इसमें कुछ भी नहीं है। तो बट यहाँ पर 0 को हम कह सकते हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पर p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं आना चाहिए। p बराबर आप 0 लगा सकते हो, लेकिन अगर नीचे आप 0 लगा देते हो तो आपका आंसर यानी कि नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये मतलब इन्फिनाइट आएगा, तो इसीलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन में है परिमेय संख्या, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल डी जो है करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से प्रत्येक, यहाँ पर बोला प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैं बता दूं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है, ऐसे तो नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से होता है, 0 1 2 3 मतलब प्लस में ही होता है और बटे में नहीं आता है। और हम जानते हैं ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, बस इसी वजह से ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है प्राकृत संख्या। क्या दिया है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या तो हम कह ही नहीं सकते, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे होता है, बटे के शकल में नहीं होता है। आगे है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी नहीं कह सकते, लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके बनता है, तो हमारा वास्तविक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से इसमें बोला 3 तथा 5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3 और a + b/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2, और ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो मतलब ये फॉर्मूला नहीं काम आएगा। तो हमें क्या करना है, और नीचे देखेंगे 2 है क्या, 2 भी नहीं है, नीचे 3 है या तो 4 है, तो हम क्यों ना यहाँ पे पहले इससे देखते हैं। ठीक है, 3 है ना, तो हम ऊपर ये वाला को 3 से ऊपर से गुना करेंगे और 3 से नीचे, तो कितना हो जाएगा 3 या 9/3। और यहाँ पर 4 है, हमें 4 को भी 3 से ऊपर 3 से नीचे करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 या 12 नीचे 3। 9 और 12 के बीच में ऐसे कौन सी संख्या है जो दोनों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्या करें, यहाँ पर पहले हम करते हैं 9/3 और इसके बीच में आएगा कितना 10/3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12/3 और 11/3, तो 11/4 है, लेकिन हमें मिला 10/3 जो है ये इनके बीच की परिमेय संख्या मिला, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। आगे है यदि यहाँ पर 64x = 8 है तो x का मान फाइंड करो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो गाइस आप ध्यान रखेंगे इसका पहले लॉसो निकालिए। तो 2 × 6 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा,
और 2 छक 12 फिर से करेंगे 2 8 16 फिर से 2 4 8 फिर से 2 दूना 4। यहाँ पे कुल मिला के कितना 2 हुआ 6 गो। तो यहाँ पर हम 64 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5 6 और बराबर हो जाएगा, यानी इसका पावर कितना है x है और इधर हो जाएगा बराबर में 8 है ना, तो इसको भी 2 के पावर में तोड़ देना है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 6 और इसका बाहर से x है और यहाँ पर 2 का पावर 3 है। तो यहाँ पर हम जानते हैं पावर का क्या होता है, गुना होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली गाइस यहाँ पर क्या करेंगे 2 का पावर 6 और बाहर में x है और इधर है 2 का पावर यहाँ पर 2 का पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पावर का पावर गुना हो जाता है, यानी 6 गुना x और इधर हो जाएगा 2 का पावर 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 6x इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 3। इधर का आधार भी सेम है, इधर भी सेम है, यानी 2 2 है। तो हमें x ज़रूरी है ना, तो इस 2 को हम नहीं ले सकते, जो पावर है पहले हम इसी को करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x इक्वल टू इधर कितना है 3 है, क्योंकि पावर के रूप में 3 है। तो x का मान निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, 3 एकम 3 3 दो नीचे, यानी 1/2 जो है ये x का मान निकल जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट बार जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, इसमें हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद होना चाहिए। चर किसको बोलते हैं, जैसे ABCD यानी A to Z हम कह सकते हैं, ये सब क्या है चर है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें क्या क्या दिया है, अगर A की बात करें तो यहाँ पर x और y है, ये एक चर है ये एक चर है, तो ये तो 2 चर में बहुपद हो गया, ये तो काम नहीं आएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों में x है, तो आगे फिर ऑप्शन देख लेते हैं C नंबर, यहाँ पर भी x और y है, तो ये भी 2 चर में है और यहाँ पर तो चर ही नहीं है, चर का मान 0 है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है एक चर में कौन तो है, तो ये B नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास x है तो हमारा एक चर में हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 8 नंबर हमें क्या बोला है, बहुपद का 2x + 6 का शून्यंक हमें क्या मतलब शून्यंक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें शून्यंक निकालना है, तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे px मानिए px इक्वल टू 2x प्लस में 6, ठीक है। और लेट यहाँ पर मानिए कि 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा -6 और x बराबर हो जाएगा -6, यानी यहाँ पर -6/2, या इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो हमारा बहुपद यानी बहुपद का यानी शून्यंक जो होगा वो किससे होगा -3 से। क्यों, यानी इसका मान हमें 0 करना है। तो हम यहाँ पर अभी हमने माना px, तो यहाँ पर x की जगह पर -3 रखेंगे और यहाँ पर है 2 इंटू -3 और प्लस में 6, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में 6 + 6। तो आंसर कितना हो गया, दोनों कट करेंगे 0, और हमें 0 करना था, किस वजह से 0 हुआ था -3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से 9 नंबर क्वेश्चन से बोला है कितना, बहुपद x का पावर 4 -3x² - 5 का घात निकालना। देखिए अब जब भी आपको दिया हुआ रहेगा घात निकालना, तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मैक्सिमम x का पावर या y का पावर या t का पावर कितना है। तो यहाँ पर फिलहाल दोनों में x चर है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है यानी घात कितना है, x का पावर कितना है, तो हम देख रहे हैं 4 है, तो वही आपका घात हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है। तो ये D नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन दिया है 10 नंबर से बोला px इक्वल टू x - 1, और यहाँ पर हमें बोला है p यानी 0 रखना है, यानी x की जगह पर 0 रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें 0 रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 - 1, तो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर हमें फाइनली -1 मिलेगा और ये ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला है 11 नंबर में बोला है 2x³ माइनस में 5x² - x प्लस में 3, और में से हमें x का गुणक निकालना है, x² का गुणक निकालना है। x² का गुणक होता है आपको जिसका बोला जाए उसके आगे उसी को देखना है, उसके आगे संख्या के रूप में क्या है और वो साइन भी क्या है ये भी आपको चेक करना है। तो हम इधर भी आपको नहीं देखना है और इधर भी नहीं देखना है, यहीं पे तो आपको दिख रहा है x², और x² के आगे हमें क्या दिख रहा है -5, तो वही इसका गुणक हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर बोला है यदि किसी बहुपद में px इक्वल टू x का पावर कितना है 31 + 1 है, तो इससे विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप मानेंगे साइड में क्या मानेंगे, जो ये वाला है इसी को मानेंगे, x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रखेंगे बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना
एक्स का पावर 31 है ना, तो एक्स की जगह पर हमें कितना रखने बोला 1, तो 1 का पावर 31 हो जाएगा और प्लस में 1 है। तो आप 1 का पावर हज़ार करोड़ लाख लिखो, करोड़ लिखो, लेकिन आपका 1 ही आएगा, प्लस में 1, तो दोनों मिला के प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी हमारा फाइनली आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा 2, जो कि डी नंबर आंसर है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद जो है द्विपद में है, 2 पद में होना चाहिए, 2 टुकड़ा में। तो गाइस पहले यहाँ पर देखिए 9x में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो ये एक टुकड़ा में हो गया। यहाँ पे बात करें तो ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, कुल मिलाकर 3 टुकड़ा हो गया। ये भी 3 टुकड़ों में है और हमें बोला है द्विपद यानी 2 टुकड़ा होना चाहिए, और ये ऑप्शन कहाँ पर है, सी पर, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है x² - 9x + 14 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपको अगर हार्ड लगता है तो मैं आपको बहुत आसान से बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 माना जाता है, और ये 1 और लास्ट वाला नंबर को आपस में गुना किया जाता है, यानी 14 को एक बार गुना करेंगे तो हमारा आंसर 14 ही आएगा। अब आपको 14 को क्या करना है कि गुना करेंगे तो 14 ही आएगा, बट अगर आप उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो गाइस अगर आपको ज़रा भी आइडिया नहीं सोचता है तो आप इसका लॉस हो करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 = 14, तो 2 × 7 = 14, यही 2 जोड़ा हो गया, यानी 9 को हमें 2 टुकड़ों में बांटना है। तो अगर हमें 9 को 2 टुकड़ों में बांटना है, जोड़ेंगे तो 9 आएगा और गुना करेंगे तो 14 आएगा। अगर इसी नंबर को लेंगे तो चलेगा ना, ये 7 + 2 9 हो गया, अगर जोड़ेंगे और गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब दोनों परफेक्ट काम आ रहा है, तो क्यों ना हम इसी नंबर को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिलहाल, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, x² को हम एज इट इज़ रखेंगे और ये -9 को हम इसके फॉर्म में तोड़ेंगे। लेकिन आंसर यहाँ पर ध्यान रहे ऑप्शन साइन जो है माइनस में है, तो हमें माइनस में ही करना है, तो हम क्यों ना यहाँ से करेंगे -2x इसीलिए किए, और यहाँ पर -7x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -7 - 2 बन जाएगा फिर से माइनस में 9, और प्लस कितना है इधर 14 है। तो इस ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो हम देख रहे हैं दोनों में से x है, तो हम x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस में x, तो यहाँ से लिए कितना बचा 2। और गैस यहाँ पर हमें इस जगह ये घर में जितना होगा यहाँ पर भी ये घर में भी उतना ही होना चाहिए, तो क्यों ना हम क्या करें, यहाँ पर प्लस में, यहाँ प्लस है तो इस माइनस को कॉमन लेंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं x तो दोनों में नहीं है, तो क्या निकलेगा कॉमन, 7 का पढ़ा में खुद भी आता है और 14 में आता है, तो हम 7 को लेंगे माइनस में 7, और x तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी इसको और इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 7 दूनी 14, यानी ये घर और ये घर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी कि बराबर हो गया। तो फिर इन दोनों घर में से एक को कॉमन लेना है, यानी x - 2, और जो बाहरे में है जैसे x और 7 है, इसको एक घर में करेंगे x - 7, और हमारा यही गुणनखंड है जो x - 2 और x - 7, तो ये ऑप्शंस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर आप आकृति देखकर बता पाएंगे, यहाँ पर आकृति आपको फिगर यहाँ पर देख लेना है, ठीक है, फिर क्वेश्चंस को करना है। चलिए यहाँ पर आपने देख लिया, अब यहाँ पर बोला है बिंदु बी, यानी बिंदु बी का निर्देशक बताओ, तो बिंदु बी तो यहाँ पर है, आप देख ही पा रहे होंगे बिंदु बी यहाँ पर है, और हम जानते हैं ये में पहले x आता है उसके बाद y आता है, तो x में किसको टच कर रहा है -5 को, और y में किसको टच कर रहा है यहाँ 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो यानी b का निर्देशक जो है -5 और कोमा 2 हो जाएगा, और -5 और 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी का निर्देशक। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, 16 नंबर इसमें बोला है निर्देशक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं -3 और -5 जो ये किस बिंदु पर स्थित है। तो गाइस चलिए हम इसको देखते हैं, -3 पहले x का मान -3 हो जाएगा, फिर -5, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -3 और यहाँ पर है -5, और ये किस बिंदु पर टच हो रहा है, तो बिंदु ई, तो हमें निर्देशक बिंदु कौन सा हमें मिल रहा है, ये दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा पहचाना गया बिंदु क्या है ई, और ये ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे क्वेश्चन है डी का भुज बताओ, डी कहाँ पर है और इसका भुज देखिए, भुज और कोटि क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेना है आपको। देखिए भुज को हम लोग x अक्ष बोलते हैं और कोटि को हम लोग y अक्ष बोलते हैं, तो हमें यहाँ पर बोला है डी का भुज, यानी डी में से x को चुनना है, तो चलिए यहाँ पर डी पहले ढूंढते हैं। डी यहाँ पर हमें बिंदु दिख गया, और ये आपका होता है, ये हो जाएगा आपका x, यानी कि भुज इसी को कहा जाता है जो 6 है, और ये हो जाएगा y, यानी कि ये आपका कोटि हो जाएगा, कोटि यानी y कितना दिया है 2 दिया है, तो हमें भुज निकालना है, भुज कितना है 6 है, तो हमारा ऑप्शन जो है 17 नंबर का डी का भुज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है यहाँ पर हमें बोला है एच का कोटि बताओ, देखिए कोटि और भुज हमने अभी पता चला हमको, मतलब अभी हमने बताया, तो यहाँ पर हमें बोला है एच का कोटि निकाल है, सॉरी, तो भुज हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर कौन है -5, तो ये भुज हो जाएगा, और वाई अक्ष पर है -3, तो एच का जो कोटि है तो -3 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर जो है 7 का
सॉरी 18 का कितना हो जाएगा, 18 का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यही कोटि है हमारा। आगे है बिंदु एम, बिंदु एम का निर्देशांक बताओ। तो बिंदु एम, तो आप यहाँ पर ढूंढोगे बिंदु एम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है बिंदु एम। ये तो वाई अक्ष पर तो नहीं गया ना, ये एक एक्स ही अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स अक्ष में देखिए किस किस पर टच कर रहा है, मतलब किस बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ पर -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। क्या y की ओर गया है, m नहीं गया है, तो ये 0 हो जाएगा। तो m का निर्देशक बिंदु जो है -3 और 0 हो जाएगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल यही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और आगे क्वेश्चन दिया है 20 में, इसमें बोला x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, यानी x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाएगा। ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, यहीं पर कट रही है, और कटन बिंदु को ही कहा जाता है मूल बिंदु, यानी ओरिजिन पॉइंट होता है। और इसमें निर्देशन जो है ये 0 0 होता है। और तो हमें यहाँ पर बताना है क्या हमने पाया, मूल बिंदु। ठीक है, ये क्या होता है, मूल बिंदु। अब 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं गाइज। यहाँ पर दिया है यदि 2,0 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान फाइंड करो। यहाँ पर x बराबर हमें कितना रखना है, सॉरी x बराबर हमें 2 रखना है और y बराबर हमें 0 रखना है, और इस क्वेश्चन को पुट करके k का मान फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना x की जगह पर कितना रखेंगे 2, प्लस में यहाँ पर कितना है 3, और y की जगह पर कितना रखना है गुना में 0, और इधर हो जाएगा k बराबर करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 + 0 = k, यानी ओनली इधर 4 बचेगा k। तो k का मान हमारा कितना आया 4, और यही ऑप्शन हमें चुनना है, और ये ऑप्शन ए पर ही मिल गया। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखिए 2 चर का मानक रूप जो होता है समीकरण के रूप में वो होता है ax + by प्लस में c = 0। चर x है और y है, और ये आपका रियल नंबर है और कांस्टेंट है, मतलब इसमें आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है मानक रूप। ठीक है, इसका रैखिक समीकरण का। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये बी पर है। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, बोला 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित कैसे होता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित जो है वो हमेशा सरल रेखा में मिलेगा। जब भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या तो ऐसे मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा, मतलब सरल रेखा में। ऐसे नहीं कि ये मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, आपको सरल रेखा में ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है x = 5 रखो और y = 2, तो ये किस समीकरण के बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम इसको ले लेते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर 5 रख के देखते हैं, क्या ये 7 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, x की जगह पर हम 5 रखेंगे +2, और y की जगह पर कितना रखने बोला 2, तो गुना कर देंगे 2 = 7 आएगा। इधर क्या नहीं आएगा, 5 और इधर 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये नहीं ऑप्शन चलेगा। आगे अगर हम बात करूँ यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 बचे 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो 7 के बराबर नहीं आएगा। अगर इसको भी चुनते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम इसको चुनते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि x की जगह पर कितना रखना है 5 और y की जगह पर 2। यहाँ पर y की जगह पर कितना रखना है 2, और इधर बराबर 7 है, क्योंकि 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 होता है। इधर भी 7 और इधर भी 7, ये दोनों साइड मान बराबर हो गया, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से 25 नंबर में हमें क्या बोला, रैखिक समीकरण इतना का एक हल होगा, यानी हल करना है। ठीक है, तो गाइज इसका और इस साइड का मान, दोनों साइड का मान बराबर करना है। अगर हम इसको मान के चलते हैं, यानी x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखेंगे, तो क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा। तो गाइज चलिए हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन है यहाँ पर 2 गुना x है, तो x की जगह पर 2 रखेंगे फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस में 3, और y की जगह पर कितना रखेंगे 3 रख दिए, और इधर 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ 3 3 9, इधर 12 है, तो 9 और 4 को गुना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और इधर हो जाएगा 12। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं आया, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं चलेगा। अगर इसको करके देखते हैं तो चलते हैं, इसको देखेंगे 2 गुना x की जगह पर कितना रखने बोला है, यहाँ पर फिलहाल 3, और प्लस में यहाँ पर 3 है, और 3 गुना y की जगह पर क्या रखने बोला है 2, और इधर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, प्लस में यहाँ पर 3 दूनी 6, और इधर 12 आना चाहिए। तो हमने देखा इधर 12 6 + 6 12 हो गया, इधर भी 12, यानी हमारा ऑप्शन जो है दोनों साइड बराबर हो गया। तो हम दूसरा को क्या चेक करेंगे, यहीं से हमारा आंसर मिल गया, तो हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 26 नंबर इसमें बोला यदि बिंदु 2, y है तो x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, यानी कि इस रेखा पर स्थित है, यानी इसका k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना रखो 2 और y बराबर
तीन रखेंगे, ठीक है, और के का मान निकालेंगे। क्वेश्चन ये है हमारा, तो एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस वाई की जगह पर 3 बराबर यहाँ पर के है, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो के का फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना होगा 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन से 27 इसमें बोला रैखिक समीकरण इतना का एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक्स अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे और वाई की जगह पर क्या रखेंगे कि दोनों का मान जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर एक्स अक्ष यानी एक्स को 0 कभी भी नहीं रखना है, ठीक है, वाई को आप 0 रख सकते हो। अगर हम एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 जो इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वाई पर तो हमें हमेशा 0 ही रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ एक्स की जगह पर 0 रखेंगे ये तो नहीं चलेगा, ये किस अक्ष के लिए है, ये वाई अक्ष के लिए है, तो ये ऑप्शन हम नहीं चुन सकते। दूसरी चीज़, अगर हम इसको चुनते हैं एक्स, यहाँ पर भी हम नहीं चुन सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स, ये तो वाई अक्ष के लिए बनाया गया है, ये हमारा ऑप्शन होगा। क्यों होगा, हमें एक्स का मान कभी भी 0 नहीं रखना है, क्योंकि हमें एक्स अक्ष पर बोला है। तो एक्स का पावर एक्स की जगह पर कितना रखने बोला है 3 और प्लस 3 वाई की जगह पर 0 रखेंगे, तो क्या ये बराबर 12 के आएंगे, तो यहाँ 4 दिया 12 प्लस 0 उधर हो जाएगा 12, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है 28 में 26 का 60 का पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण हमें दिया है 60 और दूसरा कोण नहीं दिया, इसको मानो x और बराबर कर दो 90, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। तो x का मान फाइंड करना है, तो 90 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 60, तो 90 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 30, तो हमारा पूरा कोण जो है वो 30 आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 29 नंबर, वह कोण जो 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, यानी कि यहाँ पर आप जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ पर बोला है 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये वाला एंगल की बात हो रही है, मान लिया ये एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या होता है न्यूनकोण। न्यूनकोण तो इस तरह बनता है, समकोण आपका ऐसे बनता है, ठीक है, और यहाँ पर सरल कोण की बात करेंगे तो ये बनता है, तो बचा कौन अधिक कोण ना, तो इसी को कहा जाता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होगा तो उसको अधिक कोण कहा जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। देखिए अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो इसका आंसर हमें करना है। तो गाइज हमें यहाँ पर क्या करना है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो मान के चलिए ये कोण एक्स प्लस कोण वाई इक्वल हम क्या जानते हैं 90 डिग्री, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब एक्स को हम ऐसे रखेंगे, एक्स बराबर एक्स का मान ऐसे रखेंगे कि कोण वाई बटे में 2, यानी आधे से कितना है 30 अधिक है, तो हमने आधे से 30 अधिक मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण और एक और 2 को जोड़ेंगे, तो एक्स की जगह पर हमें ये फाइंड करना है, यानी कोण वाई यहाँ पर कोण वाई बटे में 2 प्लस क्या है 30, और इसमें से y तो y ही रहेगा, और कोण y बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया। तो अब इस ऑप्शन को हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमने माना था कोण y बटे 2 प्लस में 30, और यहाँ पर हो जाएगा कितना कोण y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कोण और ये कोण को हमें जोड़ना है पहले, यहाँ पर हो जाएगा कोण y और ये, यानी कि कोण y बटे 2 प्लस में कोण y, और इधर इस साइड कर देते हैं कितना 30 बराबर हो जाएगा 90। तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा कोण y प्लस 2y अपोन में हो जाएगा 2 प्लस में 30 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा आ गया यहाँ पर 2y और एक y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3y/2 प्लस में 30, यानी हो जाएगा यहाँ पर कोण 3y/2 प्लस में 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y अपोन में 2 और 30 को पहले भेज देंगे उधर, 90 में से 30 किया तो 90 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। आप 60 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 चौक 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3y और यहाँ पर जो नीचे था वो चला जाएगा उधर, और यहाँ पर 60 बचा था और ये गुना में हो जाएगा 2, ठीक है, भाग वाला गुना में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा कोण 3 कोण y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 60 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और कोण y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और ये निकाल देंगे या इधर लाया जाएगा बराबर के इधर, तो गुना आ जाता है भाग में, और 3 4 12, यानी इस साइड हमारा बचा कितना को 40 डिग्री, ठीक है। तो y का मान कितना निकला 40 डिग्री निकला, ठीक है। और हमें बोला है जब y का मान जो हमारा 40 डिग्री निकला है, ठीक है, y का मान हमारा 40 डिग्री निकला है, अब हम यहाँ से निकालेंगे कि
ये अपने पूरक कोण से कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मान सकते हैं पूरक कोण, यानी पूरक कोण में से हमें क्या करना है 90 डिग्री में से जो आधे ज़्यादा है वो कितना है 40, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 90 में से 40 घटाएंगे 50, तो वो कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दी गई नीचे आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है तो सी ओ ई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हमें बोला है ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है तो सी ओ ई ज्ञात करना है। सी ओ ई ये हमें मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, ये और ये दोनों कुल मिला के 70 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है क्या ए ओ, हम ऊपर वाला यानी रेखा इसकी बात करेंगे, यानी ऊपर वाला एंगल है 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्या ए ओ सी ये वाला एंगल की जोड़ेंगे, प्लस में यहाँ पर क्या दिया बी ओ ई ये वाला एंगल, प्लस में कौन बी ओ ई बराबर कितना दिया है ये दोनों मिला के 70 डिग्री, ठीक है। और हमें इसका सी ओ ई निकालना है, तो क्यों ना गाइस हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कौन ए ओ सी प्लस में इसको इधर ही लाएंगे, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे लाएंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा, ताकि बी ओ ई और प्लस में इस वाला एंगल को यहाँ पर लिख देते हैं कितना सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म एंगल है। और ये दोनों मिलके कितना बना 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दिया ही है। और हमें हमारा क्या नहीं निकला है सी ओ ई, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी ओ ई बराबर कितना है 180 डिग्री। अगर हम 70 सी ओ ई का मान निकालेंगे 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब इसको इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका मान यहाँ का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालो। एक्स यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई का मान निकालो। तो गाइस अगर मैं इस रेखा की बात करूँगी तो यहाँ पर एंगल आधा चांद नज़र आ रहा है, तो यहाँ 50 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। अगर एक्स यानी एक्स का मान निकालेंगे तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। जब ये वाला मान यानी x का मान हो गया 130 डिग्री, और हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, और इसके सम्मुख वाला कोण भी बराबर होगा यानी 130। तो गाइस हमें यहाँ से x का भी पता चल गया, x का मान भी कितना है 130 है और y का मान भी 130 है। और हम दोनों को अगर जोड़ेंगे x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, x का मान 130 और ये भी 130, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा यानी 260। और हमारा ऑप्शन जो है 260 ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों यानी तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ना 180 से कम ना 180 से ज़्यादा। आगे किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। मान लिया ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसमें कितना समकोण होगा एक ही को, ये तो न्यून कोण है ना, आप एक से ज़्यादा ना समकोण बना सकते हैं ना अधिक कोण बना सकते हैं किसी त्रिभुज में, तो एक ही होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है 35 नंबर, यानी ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो ये किस त्रिभुज पर कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। तो गैस अगर हम इसकी बात करूँ ए बी बराबर यानी ए बी और यहाँ पे पी क्यू है, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, ये सी हो जाएगा, ये पी क्यू आर। यहाँ पर दिया है ए बी यानी ये बराबर है क्यू आर ये, और यहाँ पर दिया है बी सी यानी बी सी बराबर होगा पी आर ये, और यहाँ पर दिया हमारा सी ए यानी एस सी बराबर होगा पी क्यू। तो यहाँ पर हमें करना है ए बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर पी। क्या ऐसा है ऑप्शन क्यू आर पी, ए बी सी का कांग्रेस है क्यू पी आर नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। एक कसौटी नहीं है तो एस ऐसे भी होता है, ए एस मतलब ए एस ऐसे होता है, एस एस ऐसे होता है, लेकिन एस एस ऐसे कभी नहीं होता, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि इन दोनों त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने होते हैं उस वो कॉन्ग्रेंस होंगे किससे, यानी दो त्रिभुज कॉन्ग्रेंस होंगे यदि उनके दो कोणों के युग्म बराबर हो, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने माना, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें बोला है दो कोण, यानी ये ही तो दो कोण है और इसके बीच वाला ये वाला भुजा यहीं पे बन रहा है, तो कोण बी बराबर इस त्रिभुज की बात करेंगे कोण क्यू, और यहाँ पर जो बीच में एंगल साइड है यानी बी सी बराबर कौन है क्यू आर। उसके बाद हमारा कोण आर बराबर कोण सी बराबर
कॉन आर। तो ये हो गया साइड एंगल साइड से, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो किससे प्रूफ होगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस होंगे दोनों त्रिभुज। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आप फिलहाल मानोगे एक्स, तो समबाहु त्रिभुज में कितना कोण होता है, एक्स प्लस एक्स, और हम जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक्स एक्स कितना है 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180। एक्स का मान निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा कितना, 3 गुना में है तो 318 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है यानी 60 डिग्री होगा प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का कोण। ठीक है, आगे क्वेश्चन से 39 नंबर इसमें बोला है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये साइड ये बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये किस नियम से बनेगा, साइड 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 से, यानी किस कसौटी से बनने वाला है, साइड साइड साइड, यानी हमारा बी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आकृति में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी सर्वसम किस नियम से होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, ये इस त्रिभुज की ये एंगल और ये त्रिभुज की ये एंगल और ये साइड जो है बना है, तो या फिर ये जो है ओ सी को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी ए एस से ये बनेगा। तो गाइस हमने 40 क्वेश्चन जो है सेट 1 का कर लिए हैं, और भी सेट का चाहिए तो कमेंट करिए और लाइक शेयर करना ना भूलें।